बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और लेक्चर नंबर 7 पार्ट 2। इस लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे जी। ये मतलब इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्रेशन, और हम लोग थोड़ी सी और डेप्थ में जाएंगे और हम लोग देखेंगे कंप्रेशन टेक्निक किस किस तरह से होती हैं, किस किस तरह की होती हैं, और उसके अलावा वो किस तरीके से काम करती हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, यहाँ तक देख लिया था हम लोगों ने कि भाई प्रोसेसिंग पावर कौन सा ज़्यादा कंज्यूम करती है, लाइक इंट्रा करती है या इंटर फ्रेम करती है। ठीक है, उसकी डिटेल हम लोगों ने देखी थी और मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक चीज़ मैं मज़ीद रिपीट कर दूं कि ये बिट रेट देख रहे हैं 400 kbps। बिट रेट मैंने आपको बताया था, ये बिट रेट वो इन्फॉर्मेशन होती है कि आपके एक पिक्सल के अंदर कितनी नंबर ऑफ बिट्स जाती हैं, कितनी इन्फॉर्मेशन आप एक पिक्सल के अंदर डालते हैं। अगर ये कम होगी तो पिक्चर की क्वालिटी कम होगी, अगर बिट रेट ज़्यादा होगा तो फिर आपकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। लाइक मिसाल के तौर पे देखिए 400 किलो बिट्स पर सेकेंड देख रहे हैं किस तरीके से। अब मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊं, ये देख रहे हैं आप एक पिक्सल, अगर मैं यहाँ पे मैं इस वक्त हाईलाइट करूँ, सपोज़ करें ये एक पिक्सल का साइज़ है। ठीक है, अभी इस वक्त यहाँ पर एक पिक्सल में जो है ना, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ़ बिट्स ज़्यादा होते, लाइक यूँ होता, ये होता, ये फुल फिल हुआ होता, तो आपका इमेज इस तरीके का बनता। ठीक है, देख रहे हैं कितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ बिट्स हैं। तो यही चीज़ बता रहे हैं कि यहाँ पे ये 400 kbps है तो आपका इमेज कुछ इस तरह का आ रहा है, और यहाँ पर ये 5000 kbps है, इसका मतलब 5 mbps है। तो यहाँ पे देखें आपका इमेज कितना करेक्ट आया है। ठीक है, तो बिट रेट बढ़ाएंगे क्वालिटी अच्छी होगी, बिट रेट कम करेंगे क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्रेशन। टाइप ऑफ कंप्रेशन को स्टार्ट करने से पहले ना, मैं आपको ये जो सबसे आखिर में चीज़ लिखी हुई है ना, कि लाइक ये जो लिखा हुआ है ना, ये वाली चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, ये टू वैल्यूज़ एसोसिएटेड विद पिक्सल्स, ये वाली चीज़ देखें। हमारे जो इमेज होता है, हमारा जो इमेज होता है ना, वो किस पर रिलाई कर रहा होता है, वो नंबर ऑफ़ पिक्सल्स के ऊपर कर रहा होता है। पिक्सल्स के अंदर क्या होता है, पिक्सल्स के साथ बेसिकली आप ये कह लें कि दो वैल्यूज़ जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, वो दो वैल्यूज़ क्या होती हैं, वो एक क्रोमिनेंस वैल्यू कहलाती है, एक ल्यूमिनेंस वैल्यू कहलाती है। क्रोमिनेंस वैल्यू क्या होती है, हमारे सिग्नल का जो कलर होता है ना, लाइक कलर ऑफ ए सिग्नल इज़ कॉल्ड क्रोमिनेंस, और इंटेंसिटी ऑफ ए सिग्नल इज़ कॉल्ड ल्यूमिनेंस। सही है। हमारी जो ह्यूमन आई होती है ना, ये जो है ना कलर के डिफरेंस को तो इतनी आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाती, मगर ये इंटेंसिटी के डिफरेंस को आसानी से मेजर कर लेती है या डिटेक्ट कर लेती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक मिसाल दूँ, ये देखें, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये वाला लाइट ग्रे है और ये वाला डार्क ग्रे है, क्या आप इसके दरमियान डिफरेंस नहीं जो है ना पकड़ सकते? बिल्कुल पकड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको नज़र आ रहा है इसकी इंटेंसिटी कम है, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। मगर अब मैं आपसे ये कहूँ कि ये वाला वाइट है और ये वाला जो है ना, ये डार्क वाइट है और ये लाइट वाइट है, अगर आप सपोज़ कर लें, इन दोनों के दरमियान आपको डिफरेंस कुछ नज़र आ रहा है? क्यों? इस दफ़ा ये कलर में डिफरेंस है, उसमें इंटेंसिटी में डिफरेंस था। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कलर के डिफरेंस में। अगर मैं आपके पास बिल्कुल, मैं जो है ना, मैं आपको जेट ब्लैक दे दूं और मैं एक हल्का सा उससे मीन्स एक जेट ब्लैक दे दूं और एक ब्लैक दे दूं, तो आप उसके दरमियान डिफरेंस नहीं बता सकते, गो की कलर का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगर आपके पास मल्टीपल कलर्स में कोई डायग्राम मौजूद है, ठीक है, और मैं उसमें से एक कलर माइनस कर दूं और फिर मैं आपको दिखाऊं, तो फिर भी आप अगर वो, जैसे मिसाल के तौर पे आपके क्लाउड्स होते हैं, आपकी माउंटेन्स होती हैं, बचपन में याद होगा कि हम लोग एक ड्राइंग बनाते थे जिसके अंदर हम माउंटेन्स और क्लाउड्स वगैरह सब बनाते थे। उसके अंदर कुछ बच्चे ऐसे भी होते थे जो स्काई का कलर बहुत लाइट लाइट ब्लू करते थे, कुछ डार्क ब्लू कर देते थे। तो इस तरह की जो सिनेरियोज होते हैं ना, जिसके अंदर मल्टीपल कलर्स आ रहे हो, तो उसके अंदर अगर मैं किसी एक को कलर कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंज भी कर दूं, तो आप इतनी आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाओगे जितनी आसानी से आप, अगर मैं इंटेंसिटी कम कर दूं, एक जगह पे डार्क ब्लू था, एक जगह पे लाइट ब्लू आ गया, तो फिर ये क्या हुआ, ये इंटेंसिटी कम हो गई उसकी। ठीक है, तो आगे चलते हैं जी। जब कभी भी हम लोग एनालॉग सिग्नल को उठा के डिजिटाइज कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग एक एक प्रोसीजर से उसको पास करवाते हैं, डेट इज़ कॉल्ड क्वांटाइजेशन। ठीक है, क्वांटाइजेशन क्या होती है? क्वांटाइजेशन एक ऐसे प्रोसीजर का नाम है जिसके अंदर कंटिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यूज़, जिसको हम लोग साइन वेव कहते हैं, साइन वेव को हम कंटिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यूज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर मैं मिसाल के तौर पे, ये एक साइन वेव है, ठीक है, आपको पता है कंटिन्यूस रेंज क्या होती है? मुझे ये एक मेरे पास एक्सिस है, ठीक है, ये आपका, मैं इधर भी बना देता हूँ, सॉरी थोड़ा टेढ़ा बना रहा हूँ, चले मैं आपको यूँ बना के दिखा देता हूँ। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये मेरे पास एक बन गई साइन वेव। कंटिन्यूस रेंज से क्या मुराद है? आपको इस पॉइंट पे भी एक वैल्यू मिल रही होगी, इस पॉइंट पे भी वैल्यू मिल रही होगी, गो कि जिस पॉइंट पे भी आप चाहेंगे आपको वैल्यू मिल रही होगी।
ठीक है। तो ये चीज़ कहलाती है कंटिन्यूस, सही है, ये कंटिन्यूस रेंज कहलाती है, ठीक है ना। तो कंटिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यूज़ इसको हम कहते हैं साइन वेव। ये साइन वेव क्या होती है, ये हमारा इनपुट सिग्नल होता है, ठीक है। जब कभी भी हम एनालॉग सिग्नल को उठाएं और हम उसको एक ऐसे प्रोसीजर से फॉलो करवाएं, एक ऐसे प्रोसेस से गुजारें जिसके अंदर हम लोग उस एनालॉग साइन वेव को उठा के डिवाइड करवा दें, मतलब उस एनालॉग साइन वेव को डिवाइड कर दें नॉन ओवरलैपिंग डिस्क्रीट रेंजेस में। डिस्क्रीट रेंजेस क्या होती है, डिस्क्रीट रेंजेस आपकी होती है जी 0 और 1, ठीक है, ये चीज़ होती है डिस्क्रीट, ठीक है। नॉन ओवरलैपिंग, यहाँ पे नॉन ओवरलैपिंग भी मैं आपको बता दूँ, जैसे मिसाल के तौर पे एक ये ब्लॉक बनाया मैंने, ठीक है। नॉन ओवरलैपिंग रेंज क्या होगी, दूसरा ब्लॉक यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे ख़त्म हो गया, तीसरा यहाँ से शुरू हुआ यहाँ से ख़त्म हो गया, ये नॉन ओवरलैपिंग है, ठीक है। ये मैंने लिख भी दिया नॉन ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या होगा, ये किया और फिर उसका दूसरा यहाँ से शुरू हो गया, तीसरा जो है ना यहाँ से शुरू हो गया, तो ये चीज़ क्या है, ये है जी ओवरलैपिंग, ठीक है। तो नॉन ओवरलैपिंग, तो हम लोग अपने एनालॉग सिग्नल को जो कि हमारा इनपुट सिग्नल था उसको उठा के डिवाइड करवा दें नॉन ओवरलैपिंग डिस्क्रीट वैल्यूज़ में, डिस्क्रीट रेंज में, और हर रेंज को हम लोग एक असाइन कर दें यूनिक सिंबल। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन, ठीक है। इसके साथ आप एक और टर्म भी सुनेंगे, पिक्सल डेप्थ, ठीक है, ये चीज़ कहलाती है पिक्सल डेप्थ। पिक्सल डेप्थ क्या चीज़ होती है कि नंबर ऑफ द बिट्स पर पिक्सल, एक पिक्सल के अंदर कितनी नंबर ऑफ बिट्स मौजूद हैं उसको हम कहते हैं पिक्सल डेप्थ। अगर ज़्यादा होंगी तो इसका मतलब पिक्सल डेप्थ ज़्यादा होगी, अगर कम होगी तो पिक्सल डेप्थ कम होगी, ठीक है। ज़्यादा होने से क्या होगा, आपकी इन्फॉर्मेशन या आपकी जो पिक्चर है, जो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है ना, वो ज़्यादा इंटेंस होगी, मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कंप्रेशन के अंदर, टाइप्स ऑफ कंप्रेशन की जब हम लोग बात करते थे तो हम लोग दो चीज़ों को हम लोग देखते थे, हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक लॉसी कंप्रेशन कहलाती है, एक लॉसलेस कहलाती है। लॉसी कंप्रेशन क्या होती है, अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई एक डाटा है, मैंने उसको उठा के कंप्रेस किया, जब उसको मैंने उठा के डीकम्प्रेस किया तो मेरे पास जितनी अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन को मैंने कंप्रेस किया था उतनी नहीं आई, ठीक है। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लॉस हो गई डीकम्प्रेस के टाइम पे, सही है ना, या रिट्रीव के टाइम पे, दैट इज़ कॉल्ड द लॉसी कंप्रेशन। कि डाटा ने उठा के हर हाल में कंप्रेस तो कर दिया मगर वो बेचारा वापस रिट्रीव करने की पोजीशन में नहीं है। 100% उसने कंप्रेशन कर दी मगर जब रिट्रीव कर रहा है तो देख रहे हैं 80-85% आ रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड द लॉसी कंप्रेशन। सीसीटीवी के अंदर हम लोग जो यूजुअली सीसीटीवी की बात करते हैं ना कंप्रेशन टेक्निक की, वो ज़्यादातर लॉसी होती है, ठीक है, लाइक H.264 हो गई, JPEG होगी, मगर इनका कंप्रेशन रेट लॉस का बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। लॉसलेस कंप्रेशन में क्या होता है, ओरिजिनल पिक्चर आपका समझ लें जो आपने रिट्रीव की कंप्रेस करने के बाद, ठीक है, कंप्रेशन की, उसके बाद जब डीकम्प्रेशन की तो देखा आपने जो एग्जैक्ट रेप्लिका मिल गया आपके ओरिजिनल इमेज से, दैट इज़ कॉल्ड द लॉसलेस कंप्रेशन। कोई लॉस नहीं हुआ, जितनी नंबर ऑफ बिट्स को आपने कंप्रेस किया था उतनी ही नंबर ऑफ बिट्स वापस डीकम्प्रेस भी हो गई, ठीक है। इस किस्म के चीज़ को हम लोग कहते हैं लॉसलेस। अच्छा, उसके अलावा एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे लोगों के साथ ये एक मसला है कि अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि यहाँ पे मैं 3 टर्म लिखता हूँ, एक हो गई इनकोडर, एक हो गई डिकोडर, एक हो गई कोडेक, ठीक है, ये 3 चीज़ें। इनकोडर क्या होता है, अगर आपके पास कोई एक ऐसी डिवाइस है, चाहे वो सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हो या हार्डवेयर मौजूद हो जो कि कंप्रेस करे डाटा को, उसको हम लोग कहते हैं जी इनकोडर, सही है ना। ऐसा डाटा जिसको उठा के हम लोग कंप्रेस कर दें, या ऐसी डिवाइस जो उठा के हमारे डाटा को कंप्रेस कर दे, उसको हम इनकोडर कहते हैं। ऐसी डिवाइस जो हमारे डाटा को डीकम्प्रेस कर दे उसको हम डिकोडर कहते हैं, सही है ना। इसको हम इनकोडर स्लैश कोडर भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है ना। कोडेक में क्या होता है, कोडेक बेसिकली ये होता है ऐसी डिवाइस जो ये दोनों काम परफॉर्म करे उसको हम कोडेक कहते हैं, कोडर डिकोडर या कंप्रेसर डिकम्प्रेसर, ठीक है जी। आगे चलते हैं, ये देखें जी, अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो मैं अभी बिट रेट का इतनी देर से मैं आपको बता रहा था ना। ये देखें, यहाँ पे आप ये देख लें कि अगर मेरे पास लॉसी, एक मैंने उठा के 2 पिक्चर्स हैं सेम, ठीक है, मैंने उनको कंप्रेस कर दिया, ठीक है। कंप्रेस करने के बाद मेरे पास यहाँ पे देखिए पिक्सल किस तरह के आ रहे हैं और यहाँ पे देखिए किस तरह के आ रहे हैं।
ये हिस्सा मेरे पास ज़्यादा ब्लर आ रहा है और ये हिस्सा कम ब्लर आ रहा है, सही ना। आप अंदाज़ा लगा सकते हो 12 कितना क्लियर है और यहाँ पर 12 देख लो किस तरह का, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, ये एक तरह से ही समझ लें ये लॉसलेस है। और ये क्या चीज़ है, ये लॉसी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें ज़्यादा लॉस है, हालांकि दोनों लॉसी हैं, मगर फिर भी एक एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा हूँ कि ये कम है, तो इसका मतलब इसको आप लॉसलेस की एग्जाम्पल में ले लें और इसको आप लॉसी की ले लें, ठीक है जी। आगे चलते हैं। जनरल कंप्रेशन टेक्निक, असल टॉपिक अब आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। हमारे पास ना मुख्तलिफ किस्म की कंप्रेशन टेक्निक्स होती हैं जिसको हम यूज़ करते हैं और कंप्रेशन करते हैं, ठीक है। इन टेक्निक्स के अंदर क्या होता है और ये कैसे कंप्रेस करती हैं उसके बारे में, वैसे तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं मगर चंद इंपॉर्टेंट वाली जो यूज़ हो रही है ना वो ये हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं रन लेंथ इनकोडिंग से। रन लेंथ इनकोडिंग क्या है, ये बेसिकली ये टेक्निक उस वक्त यूज़ की जाती है जिस वक्त कंसेक्यूटिव अकरेंसेज हो रही हैं। कंसेक्यूटिव अकरेंसेज क्या होती हैं, लाइक मिसाल के तौर पे अगर मैंने देखा कि मेरे डाटा के अंदर 5 70 दफ़ा यूज़ हो रहा है, 6 80 दफ़ा यूज़ हो रहा है, 8 10 दफ़ा यूज़ हो रहा है, मतलब कंसेक्यूटिवली ये लोग यूज़ हो रहे हैं, तो फिर मैं इस रन लेंथ को जो है ना रन लेंथ इनकोडिंग टेक्निक को यूज़ करूँगा। और कंसेक्यूटिव्स का मुराद ये होता है कि एक के बाद दीगरे, यानी फॉरन राइट आफ्टर ईच अदर, राइट। मिसाल के तौर पे 8 10 दफ़ा यूज़ हो रहा है तो एक साथ ही यूज़ हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि एक जगह पे हो रहा है फिर वो 10 पेज के बाद जाके वो यूज़ हो रहा है, दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा फिर कहीं और जाके यूज़ हो रहा है, नहीं, कंसेक्टिवली। मसलन अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि यहाँ अगर मैं आपसे कहता हूँ 1 1 1 1 1, ये क्या है, 5 1 है, ये सही है ना, 5 1s है, ये कंसेक्टिवली यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, ये कंसेक्टिवली यूज़ हो रहा है। तो अगर मेरे पास एक सपोज करें, अब रन लेंथ इनकोडिंग के अंदर होता क्या है ये भी मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी आपका डाटा कंसेक्टिवली यूज़ हो रहा होता है तो फिर आप उसकी कंप्रेशन के लिए रन लेंथ इनकोडिंग टेक्निक यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये टेक्निक कैसे काम करती है, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक डाटा है 1 1 1 1, 4 दफ़ा 1, 4 दफ़ा 0, 3 दफ़ा 6, 5 दफ़ा 5 और 3 दफ़ा 3, ठीक है। ये मेरे पास एक डाटा है। अब मैंने जब इसको रन लेंथ इनकोडिंग करना होगा ना, इसको हम इस टेक्निक को हम लोग क्या कहते हैं, RLE, रन लेंथ इनकोडिंग। मैं इस टेक्निक को कैसे करूँगा, सबसे पहले मैं देखूंगा मुझे किसको कंप्रेस करना है, 1 को करना है, तो मैं 1 लिखूंगा और उसके आगे मैं 1 2 3 4 दफ़ा 1 आया तो मैं इसके आगे 4 लिख दूँगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं देखूंगा दूसरा मेरे पास क्या है, 0 है, 0 कितनी दफ़ा यूज़ हो रहा है, 4 दफ़ा यूज़ हो रहा है। 6 3 दफ़ा हो रहा है तो 6 लिखा, उसके आगे 3 लिख दिया। इस तरह से 5 देखूंगा कितनी दफ़ा यूज़ हो रहा है, 1 2 3 4 5, तो मैंने 5 लिखा और उसके आगे मैंने फिर 5 लिख दिया, 5 ही दफ़ा यूज़ हो रहा है, ठीक है। और फिर मैंने लिखा 3 और फिर ये भी 3 यूज़ हो, ठीक है। तो ये देखिए मेरा डाटा कितना से कितना हो गया, ठीक है। इस किस्म की कंप्रेशन को हम लोग रन लेंथ इनकोडिंग कंप्रेशन कहते हैं, ठीक है। ये टेक्निक उस वक्त बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, मैंने आपको बताया कि जिस वक्त जो है ना आपके रिपीटिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। लाइक अगर आपने एक ऐसा इमेज है जो आप पिछले इमेज से जब उसने कंपेयर किया और उसने ये चीज़ देखी कि यार इस इमेज के अंदर सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ पिक्सल जो है ना चेंज हो रहे हैं, तो इस किस्म की कंप्रेशन या इस किस्म के इमेज को कंप्रेस करने के लिए हम लोग रन लेंथ इनकोडिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कार्टून के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ आ रही होती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा वो चक्कर काट रहा होता है, टॉम एंड जेरी में चक्कर काट रहा होता है, तो फिर वो क्या है, वो सारी ये कंप्रेशन इसी के थ्रू करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो इसी से ही करें, मगर ये है कि कार्टून वगैरह में सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ़ पिक्सल्स बहुत ज़्यादा कम चेंज होता है, जिसकी वजह से हम लोग इस इनकोडिंग को भी यूज़ करते हैं। दूसरी आ जाती है जी रिलेटिव इनकोडिंग, ठीक है। मैं ये मिटाता चला जाता हूँ ताकि जो है ना मेरे पास भी जगह है, मुझे एक नई स्लाइड रखनी चाहिए थी मगर बहुत लंबी हो जाती है स्लाइड्स, ठीक है। चलें यहीं पर मैं आपको समझाता चला जाऊँगा। अब आ जाते हैं जी रिलेटिव इनकोडिंग में। रिलेटिव इनकोडिंग क्या कहती है, वो ये कहती है कि भाई मैं कंप्रेशन कुछ इस तरीके से करूँगी कि मुझे कोई भी डाटा मिलेगा ना, मैं उसको अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में लिख दूँगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक डाटा है 1321064, ठीक है, मेरे पास इस तरह का डाटा है, ठीक है। मैं क्या इसको किस तरीके से कंप्रेस करूँगा, 1 + 2, देखिए 1 लिखा, इसको मुझे पता है मैं +2 करूँगा तो 3 बन जाएगा। अब मुझे 2 लाना है तो मैं क्या करूँगा, +0 करूँगा तो 2 आ गया, फिर 1 लाना है, फिर -1 कर दूँगा, ठीक है, तो ये 1 आ गया, फिर मैं -1 करूँगा तो 0 आ गया, फिर +6 करूँगा तो 6 आ गया, और फिर मैं उसके बाद -2 करूँगा तो फिर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस किस्म की कंप्रेशन कर रहा होता है। ये क्या करता है कि जो है ना कि ये उठाता है और रिलेटिव इनकोडिंग करता है, ठीक है। ये जो है ना थोड़ी सी एफिशिएंट है, ठीक है। इसके दरमियान जो है ना वो
ये आप ये समझ लें, ये पिछले वाले इमेज से ये चेक कर रहा होता है कि किसके दरमियान डिफरेंसेस ज़्यादा हैं। जो कि डिफरेंस आ रहा होता है ना, लाइक माइनस में जो भी है, जो प्लस में है उसको वो देखता है, और बल्कि जो माइनस में होता है ना उसको वो कंसीडर करता है कि यार ये डिफरेंसेस हैं और मुझे इसको पूरा करना है नेक्स्ट इमेज के अंदर। ठीक है, अगर मेरे पास 1 + 2 + 0 -1 -1 + 6 -2, तो इसका मतलब -1 -1 और -2। ठीक है, तो ये सीन है। ठीक है, तो रिलेटिव इनकोडिंग के अंदर क्या होता है कि जो है ना कि वो उठाता है और अर्थमेटिक ऑपरेशन के तौर पे लिख देता है, लाइक इस तरह से 1 + 2 + 0। आपको ये पूछे कि भाई इसका फ़ायदा क्या हुआ, हम डाटा को उसी तरह भेजते, इसमें कंप्रेस क्या हुए, तो इसमें कंप्रेस नहीं होती। इसके अंदर ना कुछ इस तरह का सीन आ जाता है कि ये रेंज चेक कर रहा होता है कि ये -1 है, -1 से कितना जा रहा है -2, तो फिर ये -2 से रेंज चेक करता है और ये कहता है कि भाई ये 6 तक जा रहा है। ठीक है, तो इसका भी यही सीन है कि भाई -2 से 6 तक जाता है, तो ये चेक कर लेता है कितना हो गया, 6 7 8 9 हो गया, तो ये कुछ 2 की पावर n के फॉर्मूले से ये जो है ना कुछ कंप्रेस कर लेता है। ठीक है, ये रेंज चेक कर रहा होता है कि कहाँ से माइनस, जैसे -2 इसकी मिनिमम रेंज है और मैक्सिमम रेंज इसकी 6 है, तो ये रेंजेस में देख रहा होता है, उसको पता होता है कि मुझे सिर्फ इतनी वैल्यू इनकोड करनी है। ठीक है, तो ये टेक्निक कोई है तो एफिशिएंट, कहते हैं कि एफिशिएंट ही है क्योंकि इसने इम्प्रूव किया है एफिशिएंसी को। ये किस लिहाज से किया है, ये मिनिमम वैल्यू देखता है, मैक्सिमम वैल्यू देखता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये 2 की पावर 3 मैंने बताया ना, जैसे 2 की पावर n है, उसके बाद ये कैलकुलेट करता है कि कितनी नंबर ऑफ बिट्स पे जो है ना मेरा सिग्नल जाएगा। ठीक है, और कहा यह जाता है कि इस कोडिंग को अगर हम यूज़ करें ना, तो फिर ये क्या करता है कि 1/3 मीन्स 1/3 जो है ना ये रिडक्शन कर देता है आपके ओरिजिनल डाटा से। अगर आप इसके थ्रू कंप्रेशन करते हो तो 1/3 रिडक्शन हो जाती है डाटा के साइज़ में। ठीक है, तो ये कैसे होती है कि भाई ये अब इतनी ज़्यादा डेप्थ में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली आप ये समझ लें रिलेटिव इनकोडिंग हम लोग जब यूज़ करते हैं तो उसको उठाते हैं, हम अपने डाटा को उठाते हैं और हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन वाले वे में लिख देते हैं, और फिर ये इस तरीके से कंप्रेस करता है। और ये कैसे करता है, ये नंबर ऑफ बिट्स को कैलकुलेट करता है और फिर ये निकालता है कि जो है गो कि अभी इसके अंदर सेम ही आ रहे हैं इस एग्जाम्पल के अंदर, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो इसका मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8, 1 बिट एक्स्ट्रा जा रही है। मगर अगर मैं इसकी बात करता हूँ बाकी की, तो ठीक है जी, रिलेटिव इनकोडिंग में ये होता है कि सिंपली वो क्या करता है, वो उठाता है अर्थमेटिक ऑपरेशन में वैल्यूज़ को लिख देता है और फिर उसके बाद वो उसको कंप्रेस कर देता है, उसके बाद वो नंबर ऑफ़ बिट्स को कैलकुलेट करता है। वो कैसे करता है इतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं, बस ये देख लें कि रिलेटिव इनकोडिंग उठाता है और अप्रॉक्सीमेटली 1/3 नंबर ऑफ़ बिट्स रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो उसके बाद आ जाती है जी हाफ मैन कोडिंग। इसकी इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हाफ मैन इनकोडिंग की। ये मैं ज़रा पेन पकड़ लूँ। हाफ मैन इनकोडिंग, हाफ मैन इनकोडिंग इस वक्त यूज़ होने वाली सबसे ज़्यादा पॉपुलर कंप्रेशन टेक्निक है। ठीक है, ये क्या करती है, दो चीज़ें होती हैं बेसिकली। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीज़ों के बारे में बता दूं। एक चीज़ होती है स्टैटिक लेंथ कोड, एक होती है वेरिएबल लेंथ कोड। स्टैटिक लेंथ कोड के अंदर क्या होता है कि अगर मिसाल के तौर पे मेरा कोई डाटा है, सही है ना, और वो मैंने ले लिया कि भाई हर दफ़ा 3 बिट पे जा रहा है। ठीक है, गो कि इसके अंदर मुझे 1 बिट की ज़रूरत थी, मगर वो 3 बिट पे ही जाएगा, वो कॉन्स्टेंटली एक ही नंबर ऑफ़ बिट्स पे जा रहा होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैंने देखा ABCDEF, ठीक है, इनमें से जो है ना हर अल्फ़ाबेट जो है ना 1 बाइट का है, तो फिर ये स्टैटिक लेंथ कोड है। ठीक है, मतलब A लिख दूँ, C लिख दूँ, E लिख दूँ, कुछ भी करूँगा ये 1 बाइट पे ही जाएगा। मगर वेरिएबल लेंथ कोड के अंदर क्या होता है, वो देखता है कि जो है ना अगर मेरा डाटा 2 बिट्स पे जा सकता है तो वो 2 बिट्स देता है, अगर 10 बिट्स पे जा सकता है तो वो 10 बिट्स देता है। ठीक है, मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो उतनी ही नंबर ऑफ़ बिट्स को यूज़ करता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ बिट्स कम होंगी, तो मतलब अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ बिट्स कम हो जाएंगी तो इसका मतलब हमारा डाटा कंप्रेस हो गया। ठीक है, तो हमारी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ बिट्स को कंप्रेस करें। अब हाफ मैन इनकोडिंग के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ना एक लिमिटेशन भी थी। वो ये थी कि जो कंसेक्यूटिव अकरेंसेस आ रही होती थी ना, मतलब कंसेक्यूटिव तो नहीं बोलूँगा, जो सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंटली अकरिंग थी उसका कोड सबसे छोटा होगा, और जिसकी सबसे कम होगी उसका कोड लॉन्गेस्ट होगा। वो कैसे होगा वो अभी हम देखते हैं, मगर ये इसकी एक लिमिटेशन थी। ठीक है, देखें इस टेक्निक को करने के लिए जो है ना, अब देखें सबसे पहले मेरे पास एक डाटा आया, मैंने इसके लिए हम लोग एक हम लोग चार्ट बनाते हैं, या आप ये कह लें
एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। ये होती है फ्रीक्वेंसी, एफ से फ्रीक्वेंसी और वी से ये वैल्यू होगी, ठीक है। मेरे पास एक डाटा है, सबसे पहले आपको डाटा मिलेगा रैंडम रॉ फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। आपने उसमें क्या करना है, आपने फ्रीक्वेंसी एक जगह पे लिखनी है और वैल्यू एक जगह पे लिखनी है। मैं डायरेक्ट आपको सवाल समझाता हूँ, शायद आपको आराम से समझ में आए। लाइक 5 फ्रीक्वेंसी 1, मतलब एक जो है मेरे डाटा के अंदर 1 वैल्यू 5 दफ़ा आई है, आपने काउंट करना है और आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी, सही है। मतलब सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ गई जी 2, फिर यहाँ पे आ गई जी 3, यहाँ पे आ गई 4, यहाँ पे आ गई 5 और यहाँ पे आ गई 6, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी में अगर लिखूँ, फ्रीक्वेंसी अगर मैं लिखता हूँ 5 और 2 कितनी दफ़ा मेरे पास आया, सपोज़ करें 7 टाइम्स आ गया, 3 मेरे पास आ गया 10 दफ़ा और 5 15 और फिर उसके बाद 20 और फिर ये 45 और फिर ये 45, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने अपने डाटा को देखा, मैंने डाटा को देखने के बाद मैंने ये चीज़ चेक कर ली, एक टेबल बनाया जिसके अंदर मैंने ये चीज़ देख ली कि 1 कितनी दफ़ा आया है जी, 5 दफ़ा आया है, 2 कितनी दफ़ा आया है, 7 दफ़ा आया, 3 कितनी दफ़ा, 10, 4, 15, 5, 20 और 6, 45। मैंने इनको उठा के असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा, हफमैन कोडिंग ये कहता है कि अगर आपने कभी भी हफमैन करनी है, आपने इस कोडिंग को यूज़ करना है, तो फिर आप क्या करोगे, इनमें से इन तमाम में से फ्रीक्वेंसी को देखना है, इन तमाम में से आपने जो है ना, इन तमाम में से आपने वो 2 नंबर पहले उठा के प्लस करने हैं जिनका सम सबसे स्मॉलेस्ट बनेगा। इनमें से किसका बन रहा है, इनमें से बन रहा है 5 और 7 का, नज़र आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। अगर मैं 5 को 10 से प्लस करता हूँ 15 बन जाता है, 7 को 10 से करता हूँ तो फिर 17 बन जाता है, बाकी तो छोड़ ही दें, ठीक है। तो इन दोनों का बनता है, आपने उठाया इन दोनों को आपने, अब देखें मैंने सबसे पहले इसको ऐसे लिख लिया 5, 7, 10, 15, 20 और 45, ठीक है। मैंने इसको उठा के ये किया और ये किया, इससे मुझे पता चल गया 12, ठीक है। मैंने यूँ कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इन दोनों वैल्यू को माइनस कर दूंगा, यानी इन दोनों वैल्यू को उठा के मैं भूल जाऊँगा, ठीक है। अब मैं इसको लेके चलूँगा। अब मेरे पास डाटा क्या बन गया, 12, 10, 15, 20, 25। अब मैं फिर इन दोनों वैल्यूज़ को मैं से देखूँगा कि कौन सी वैल्यू जो है ना मुझे सबसे छोटा सम दे रही है। देखें 10 15 करता हूँ तो मेरे पास 25 बनता है, 10 20 करता हूँ 30 बनता है, 15 20 करूँगा 35 बन जाएगा और सारे बन रहे। अगर मैं 12 + 10 करता हूँ तो मेरे पास क्या बन रहा है, 22। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये और ये मेरे पास कितना आ गया, 22 आ गया, ठीक है। अब देखें अगर मैं 22 प्लस, अब मेरे पास कौन सा डाटा बन गया, अब ये दोनों भी माइनस हो गए, अब ये वाला आ गया मेरे पास, 22 आ गया, 15 आ गया, 20 और 45। अब इनमें से कोई दो शॉर्टेस्ट, मुझे ऐसे दो नंबर उठाने जिनका सम सबसे शॉर्टेस्ट हो, इन चारों को प्लस करूँ कोई भी दो वैल्यूज़ में से। अब देखें 15 + 20 करूँगा 35 बन जाएगा, 22 + 15 करूँगा तो मेरे पास 37 बन जाएगा, और अगर मैं 15 + 45 तो छोड़ ही दें, 20 + 45 भी छोड़ दें, 20 + 45 भी, ठीक है। तो मुझे पता लग रहा है कि इन दोनों की वैल्यू 15 और 20 की वैल्यू सबसे छोटी बन रही है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को उठा के प्लस कर लूँगा, ये हो गया जी 35। अब मेरे पास तीन वैल्यूज आ गई, 20, 35, 45, ठीक है, 20, 35, 45। अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता चल गया कि अगर मैं 35 इसको प्लस करूँगा इन दोनों को तो वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ तो छोटी बन रही है, ठीक है। तो मैं अब क्या करूँगा, मैं इसको यूँ और इसको, ठीक है। तो 20, 35 और मेरे पास 45 थी, तीन वैल्यूज़ थी मेरे पास। तो अब मैंने क्या किया, इन दोनों को मैंने प्लस करवा दिया, 22 और 35 को, तो ये मेरे पास आ गया 7 और ये आ गया 57, ठीक है। अब 57 और मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, 57 + 45 हो गया, ठीक है। तो 57 + 45, अब आप देख लेंगे कितना बनता है ये मेरे ख्याल बन जाएगा 7, 5, 12, फिर 1, 10, ठीक है जी, 102 आ गया। अब देखें इस आखिरी वाले से ना, अब आपने 0 और 1 देना है, अपनी साइड से दे दें। मैंने राइट वाले को, इस साइड वाले को मैं 1 दे रहा हूँ और इस साइड वाले को 0 दे रहा हूँ। फिर मैं चला इधर आया, ठीक है, इन दोनों में आया, फिर मैंने 1 दिया, इधर 0 दे दिया,
फिर मैं आया था, इन दोनों को प्लस किया था, मैंने इधर 1 दे दिया, इधर 0 दे दिया। फिर मैं इधर से चला, इधर मैंने 1 दे दिया, इधर मैंने 0 दे दिया। फिर इधर चला, इधर मैंने 1 दे दिया, इधर मैंने 0 दे दिया। अब देखें, अगर मुझे 5 का कोड लिखना होगा, मतलब मुझे अगर 1 की वैल्यू मुझे चाहिए होगी, तो मैं किस तरह से करूँगा, मैं यूँ चलूँगा। ये 102 है ना, 0, ये देख रहे हैं, मैं यहाँ से चलूँगा, ये 1 जा रही है और ये 0 जा रही है, ये 0, मुझे चाहिए 5 का कोड, तो मैं यहाँ से भी चल सकता हूँ। ये देखिए, मैं यूँ चलूँगा, ये आऊँगा, ये आऊँगा, ये आऊँगा, और फिर मैं ये आ जाऊँगा। 4 0 मेरी बन गई। तो जब मेरे पास 4 0 आएंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 5 का कोड बन जाएगा। अगर मुझे, ये देखें अब, ये देख रहे हैं 6 मेरा कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है, ये देखें 6 मेरा कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है, 45। तो इसका कोड देखें कितना सा बना है, 1। सही है। तो अगर मुझे 45 का कोड चाहिए होगा तो 1। देख रहे हैं कितना सा कोड बना है इसका, क्यों, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रेपिटेटिव है। मैंने आपको बताया था ना, जो सबसे कम होगा, जैसे 5 इसमें सबसे कम है, ठीक है। इसके अंदर जो 5 की वैल्यू है वो सबसे कम टाइम रिपीट हुई है, ठीक है। मतलब 1 की वैल्यू सिर्फ 5 दफ़ा रिपीट हुई है, तो इसका कोड कितना बना है, 0 0 0 0। और जो 45 टाइम्स आया तो इसका वैल्यू कितना बना है, सिर्फ 1। तो ये इसकी लिमिटेशन थी, मगर ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट टेक्निक थी और सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट कोड प्रोवाइड करने वाली भी टेक्निक थी, ठीक है। इसको इस तरीके से करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये एग्जांपल आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो दोबारा आप सुन लें, मैंने बिल्कुल भरपूर कोशिश की है कि मैं आपको दोबारा समझा दूं। मेरे पास एक एग्जांपल और भी, मगर वो बहुत थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। मगर अगर आप लोगों को यही चीज़ समझ में आ गई है तो फिर बस इसमें कोई वैसी बात नहीं है। चले, मैं आपको एक और एक एग्जांपल है, मैं आपको उससे भी समझा देता हूँ। देखें, मिसाल के तौर पे ये देखें, अगर मेरे पास एक डाटा है, ए आया है जी 1 दफ़ा, बी आया है जी 6 दफ़ा, सी आया है जी 7 दफ़ा, डी आया है 2 दफ़ा, और ई भी कर लें आप 8 दफ़ा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको मैंने उठा के अरेंज किया ना किया, अरेंज ही कर लेता हूँ, ठीक है। यह आ जाएगा 1 2 6 7 और 8, ठीक है। सामने दिख गया आपको, ये और ये मिला दिया 3 हो गया, ठीक है। अब देखें 3 6 7 8, 7 और 6 13, ठीक है। 8 6 14, और ये 6 3 9, तो ये मैंने इसको और इसको मिलाया, ये 9 हो गया। अब देखें 9 और 7, 9 और 7 हो गया आपका कितना, 16, और 9 और 8 हो गया आपका 17, तो और ये 8 और 7 हो गया 15। तो इन दोनों को आपने कर दिया 15, और आखिर में रही यही 2 गए, तो फिर ये कितना हो गया, 15 और 9 24, सही है ना। अब ये देखें, मैंने यहाँ पे कर दिया 1, यहाँ पे कर दिया 0, ठीक है। यहाँ पे कर दिया 1, यहाँ पे कर दिया 0, यहाँ पे कर दिया 1, यहाँ पे कर दिया 0, यहाँ पे कर दिया 1, यहाँ पे कर दिया 0। अब मुझे, मैं मिसाल के तौर पे मैं 8 का कोड लिखना चाह रहा हूँ। 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी को, ठीक है ना। आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी, और ये डी, ठीक है। 1 किसका था, ए, 6 किसका था भाई, बी, और 7 किसका था, सी, सॉरी ये ई है, सॉरी सी। अब मुझे अगर सी का कोड चाहिए या ई का कोड, चले मैं लिखता हूँ ई, सबसे ज़्यादा ई आया ना। ई का कोड देखें कितना सा आएगा मेरे पास, 1 और 1, ई का कोड आ गया 1 1। और इसी तरीके से अगर मुझे बी का कोड चाहिए, बी ये रहा, ठीक है। तो मेरे पास आया 1 0, बस 1 और 0, ठीक है। तो बी का मेरे पास आ गया 1 और 0। तो इस तरीके से है ये, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर मुझे डी का कोड चाहिए तो डी का मेरे पास आ जाएगा, डी किधर है जी, डी ये रहा, ठीक है। ये आ गया 1, ये आ गया 1 0 0
100 आ गया आपके पास। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने करना है। ये चीज़ कहलाती है जी हफमैन कोडिंग। ठीक है, और आगे चलते हैं जी। अर्थमेटिक कोडिंग। अर्थमेटिक कोडिंग ने क्या काम किया? अर्थमेटिक कोडिंग ने यही हफमैन कोडिंग के ऊपर काम किया और इसकी इस लिमिटेशन को दूर कर दी। ठीक है, अर्थमेटिक कोडिंग ने क्या काम किया? अर्थमेटिक कोडिंग ने कहा कि भाई ये तो गलत बात है कि अगर मैं जो है ना हफमैन कोडिंग यूज़ कर रहा हूँ तो जो सबसे ज़्यादा रिपीटेटिव है वो जो है ना कम आ रहा है, वो उसके जो कोड है उसका कम छोटा कोड है, और जो कम रिपीट हो रहा है उसका तो बड़ा कोड है। तो अर्थमेटिक कोडिंग ने क्या काम किया? अर्थमेटिक कोडिंग ने कहा यार ये मसला ही ख़त्म कर दो, कम आए या ज़्यादा आए कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने क्या काम किया? अर्थमेटिक कोडिंग ने प्रोबेबिलिटी का सीन डाल दिया। ठीक है, जब प्रोबेबिलिटी का सीन डाल दिया, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी का चक्कर आ जाता है कि लाइक इस तरीके से डाटा लिखा हुआ आ जाता है आपके पास, पी आपने लिखा, ए लिखा और 1/3 ये कितनी टाइम्स आया है। फिर आपके पास एक और प्रोबेबिलिटी बी है, बी आपने पूरे में देखा कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा है। ठीक है, 2/3 आ रहा है, और पी आपने फिर सी लिखा और आपने देख लिया ये भी 1/3 आ रहा है। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी में आ गया। तो प्रोबेबिलिटी में क्या हुआ कि 0 से 1 की रेंज के दरमियान आ जाता है। यह मतलब इन्होंने 0 से 1 की रेंज बना ली और फिर उन्होंने उसमें देख लिया कि 0.40 टाइम्स आता है, सही है ना, 0.40 आता है, 0.90 आता है, 0.06, 0.04। इस तरीके से ना ये लोग ने प्रोबेबिलिटी के चक्कर डाल दिए, और इसके अंदर हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं आएंगे। बस ये देख लें कि उसने हफमैन की इस लिमिटेशन को ख़त्म कर दिया, इसके अंदर उन्होंने प्रोबेबिलिटी का जिक्र भी छेड़ दिया। ठीक है, चक्कर आ जाता है, सही है ना, कि लाइक अल्फ़ाबेट्स आप ये कह लें कि कितनी प्रोबेबिलिटी के ये अल्फ़ाबेट्स जो है ना रिपीट होंगे, ये उसमें आ जाते हैं जोन में। ठीक है, उसके बाद एक आ जाती है लैम्पल-ज़िप कोडिंग। लैम्पल-ज़िप कोडिंग ने क्या काम किया? उसने डिक्शनरी यूज़ करनी शुरू कर दी। उसने डिक्शनरी से मुराद ये है कि जो है ना, मैं आपको सही है ना, उसने डिक्शनरी यूज़ कर ली। डिक्शनरी से क्या मुराद है? उसने क्या काम किया? अगर मेरे पास मेरे पास ए है, फिर बी है, सी ए बी बी ए बी बी ए इस तरह का डाटा आ गया, तो वो क्या करेगा? डिक्शनरी बना लेगा। डिक्शनरी में क्या होगा? वो ए को 1 दे देगा, फिर बी को जो है ना 2 दे देगा, और 0 दे देगा। ठीक है, फिर उसके बाद ए बी बनाएगा, फिर बी बना लेगा, ए बना लेगा, सही है ना, फिर उसके बाद बी ए बना लेगा। इस तरीके से कम्बिनेशन बना लेगा, और वो देखता जाएगा कि जहाँ जहाँ यूज़ हुए, लाइक ए बी को वो दे देगा 0 फिर 0 1 और 1 दे दिया उसने, सपोज करें ये कोड दे दिए। अब क्या होगा? इसने सबसे पहले देखा ए आया, उसने देखा हाँ ए है, बी, फिर बी में क्या आया? 0 आ गया, फिर सी नहीं है तो इसने फिर दोबारा ऐड कर लिया, इधर जाके इसने सी को उसने दे दिया 0 0 कर दिया। ठीक है, इसने सी का कोड दे दिया, ये आ गया 0 0 0। अब ए में क्या होगा? ए बी, अब उसने देखा ए बी का कोड है, हाँ जी 0 0 है, इसने 0 0 लिख दिया। ठीक है, बी ए का दे दिया, हाँ जी बी ए का भी कोड है, वो क्या है? ये इस तरह से नहीं देता कभी भी 0 0, ये 0 0 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इतना सेम नहीं होता। ए बी में आपने देख लिया, ए बी 0 0 हो गया, बी ए आया, अभी बी ए ये रहा 1 1, तो इसके आगे 1 1 लिख देगा। देख रहे हैं 2 बिट्स की इन्फॉर्मेशन में जा रही है। फिर बी चेक करेगा, बी है, हाँ जी है। इस तरह से डिक्शनरी चेक करता है। ए में चेक कर लेगा 1 0, तो ये कोड बन गया टोटल इसका, ये डिक्शनरी यूज़ करता है। ठीक है, मतलब ये क्या करता है? ये उठाता है और अपने बफर में जो है ना सारे वर्ड्स के वो पेयर बना के रखता चला जाता है, और आगे देखता है अगर इसको कोई नहीं मिलता अपनी डिक्शनरी में, दोबारा ऐड कर लेता है उसको, तो कोई नया सीक्वेंस मिल गया आगे जाके। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये आपकी कहलाती है जनरल कंप्रेशन टेक्निक। ठीक है, उसके बाद है जी हमारी इंटर फ्रेम कंप्रेशन टेक्निक। जितनी भी मेरे ख्याल है कैलकुलेशन थी वो सिर्फ यहीं तक की थी। ठीक है, तो इंटर फ्रेम कंप्रेशन टेक्निक की तरफ अब चलते हैं। इंटर फ्रेम कंप्रेशन टेक्निक आपको पता है इंटर फ्रेम किसे कहते थे? ये क्या करता था? ये बेसिकली अपने फ्रेम से बाहर देखता था। लाइक अपने फ्रेम को बनाने के लिए इसको पिछले और अगले फ्रेम की मदद रिक्वायर्ड होती थी। ठीक है, इसी तरीके से जब ये जो कंप्रेशन है, आपको पता है कि कंप्रेशन कैसे करता है? अपने और पिछले फ्रेम के डाटा को लेके उस एग्जिस्टिंग इमेज को या एग्जिस्टिंग फ्रेम को जिसको उसने बनाना होता है, तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर करके तब उसको कंप्रेस करता था। ठीक है, यही वजह थी, ये प्रोसेसर इंटेंसिव था, टाइम टेकन था। ठीक है,
और इसकी फाइल साइज़ भी जो है ना शॉर्टर होती थी। ठीक है, तो इसकी कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं कि इसके अंदर इंटरफ्रेम के अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज़ किया जा सकता है। सब सैम्पलिंग को मैं आगे अभी डिफाइन करता हूँ इंटरफ्रेम के अंदर। ठीक है, डिफरेंस कोडिंग बेसिकली क्या होती है इसके अंदर, इस डिफरेंस कोडिंग टेक्निक के अंदर क्या होता था, हर फ्रेम जो है ना अपने आप को कंपेयर करता था अपने पिछले वाले फ्रेम से। ठीक है, मतलब हर फ्रेम अपने पिछले वाले फ्रेम से जो है ना इस कंपेयर करता था और वो देखता था कि कितने अमाउंट ऑफ पिक्सल, यानी कौन कौन से पिक्सल के अंदर चेंजेस आएंगे। जिन पिक्सल्स में चेंजेस आई हुई होती थी, जिस एरिया के अंदर, या जिस पिक्सल्स, अगर कोई भी पिक्सल कोई भी एरिया के चेंज हुए हैं तो वो उसको सिर्फ खाली इंपोर्ट करवाता था, बाकी जो है ना रेस्ट ऑफ द पिक्सल्स आर सेम। ठीक है, तो इसके अंदर डिफरेंस कोडिंग, ये जो डिफरेंस है ना, ये यही चीज़ बता रही है कि कितने पिक्सल्स के दरमियान चेंज आया पिछले और अगले फ्रेम्स में, तो सिर्फ खाली वो उसको जो है ना अपडेट करता था। ठीक है, अगर आपकी डिफरेंस कोडिंग टेक्निक लॉसलेस है तो हर उस पिक्सल को ये अपडेट करेगा जिसके अंदर चेंजेस आए। ठीक है ना, तो उसके ओवरहेड्स भी ज़्यादा होंगे। अगर हमारे नंबर ऑफ़ पिक्सल्स ज़्यादा अमाउंट में मतलब चेंज हुए हैं, सही है ना, तो उसके जो ओवरहेड्स होंगे ना, बाज़ दफ़ा वो एडवर्सली भी इफ़ेक्ट कर जाते हैं कंप्रेशन पे। ठीक है, वो ओवरहेड्स क्या होते हैं वो भी हम आगे देखते हैं। देखें, दो मॉडिफिकेशन भी की गई। अगर इसके ओवरहेड्स को ओवरकम करने के लिए दो मॉडिफिकेशन की गई। पहली चीज़ कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि हर वो पिक्सल जो ये चेंज देख रहा है और अगर उसको वो अपडेट कर रहा है, तो ऐसा तो पता नहीं किस एरिया के कौन कौन से पिक्सल्स जो उसको अपडेट करने पड़ जाएं। ठीक है, उसको तो टाइम लग जाएगा और ये इंटेंसिव प्रोसेस हो जाएगा। तो दो मॉडिफिकेशन कर दी गई। पहली कि जितनी भी पिक्सल की इंटेंसिटी थी ना, अगर वो चेंज हुई है स्लाइटली इन अमाउंट, ठीक है, अगर इंटेंसिटी, हर पिक्सल की इंटेंसिटी अगर स्लाइटली चेंज हुई है ना, तो सही है ना, और अगर हम लोगों ने उसको लॉसी अलाउ किया हुआ है कि हमें लॉसी हमारी कंप्रेशन है, तो उन तमाम पिक्सल को वो सिर्फ अपडेट करे जिसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट चेंज आया है। ठीक है ना, तो हमें हर पिक्सल चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही है, अगर किसी पिक्सल की इंटेंसिटी स्लाइटली चेंज हुई है तो हमें उसको अब ज़रूरत ही नहीं है अपडेट करने की। ठीक है, तो और अगर किसी पिक्सल के अंदर सिर्फ उन पिक्सल्स को ये अपडेट करेगा जिसके अंदर सिग्निफिकेंट चेंज आया है। ठीक है, दूसरी मॉडिफिकेशन ये की गई कि पिक्सल लेवल के ऊपर ही वो ऑपरेट ना करे, बल्कि वो क्या करे, वो जो है ब्लॉक लेवल के ऊपर अब ये कह लें कि जो है ना ऑपरेट करे। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक ये पिक्चर है, ठीक है, ये एक पिक्चर है, ठीक है, और ये पिक्चर थोड़ी अजीब सी बन गई है, एक मिनट रुकें। और ये मैं वापस आया, मैंने बल्कि मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर बना के दिखाता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास एक पिक्चर बन गई। ठीक है, अब मैं ये मेरे पास एक पिक्सल है, ये भी मेरे पास एक पिक्सल है, ये भी मेरे पास एक पिक्सल है। अब मैं इस पिक्सल को बजाय हर दफ़ा अपडेट करूं, तो मैंने सेकेंडली क्या काम किया, मैंने कहा कि यार मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है कि मैं हर पिक्सल पे जा के चेक करूं। मेरे पास अगर यही सेम पिक्चर है तो मैं क्यों ना फिर मैं ब्लॉक्स बना लूं कि ये पूरा ब्लॉक है, ये एक और ब्लॉक है, ये एक और ब्लॉक है। ठीक है ना, इस ब्लॉक के अंदर जितने भी, अगर इसके अंदर इतने पिक्सल में चेंज आया, ये पूरा उठा के ब्लॉक ही अपडेट कर दे। तो इससे क्या होगा, एक तो एक्स्ट्रा मेरे पास जो है ना, जो जिनको जो है ना वो ज़रूरत नहीं थी, जिनको जो है ना ज़रूरत नहीं थी अपडेट करने की, कुछ पिक्सल्स इसमें ऐसे भी तो होंगे जिनको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं थी मगर वो भी अपडेट हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ कहलाती है ब्लॉक बेस्ड डिफरेंस कोडिंग, जो कि तीसरा पॉइंट है। ठीक है, तो दो मॉडिफिकेशंस की गई डिफरेंस कोडिंग के अंदर। सबसे पहले ये क्या करता था, अपने पिछले वाले टेक्निक को अपने पिछले वाले फ्रेम से कंपेयर करता था। जो पिक्सल्स उसको अपडेट नज़र आते थे, यानी जो पिक्सल्स के अंदर उसको चेंज नज़र आता था, सिर्फ वो उसको अपडेट कर देता था। ठीक है, बाकी तमाम पिक्सल्स को वो वैसे ही रखता था। ठीक है, तो अगर हमारा
सही है ना, इसके कुछ ओवरहेड्स ज़्यादा थे, तो वो ओवरहेड्स क्या करते थे, हमारी कंप्रेशन के ऊपर एडवर्सली इफेक्ट करते थे। ठीक है, तो इस सिलसिले को हल करने के लिए दो मॉडिफिकेशन की गई। पहली ये कि अगर पिक्सल के अंदर कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया तो कोई ज़रूरत नहीं है उसको अपडेट करने की। ठीक है, ओनली सिग्निफिकेंट चेंज रिक्वायर्स द अपडेशन। ठीक है जी। दूसरी चीज़ क्या हो गई, दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि हर पिक्सल लेवल पे ऑपरेट ना किया जाए, बल्कि हम लोग ब्लॉक लेवल पर आ जाएं। ठीक है, अब हम लोग ने देख लिया कि कुछ पिक्सल्स चेंज हुए हैं, कुछ नहीं हुए, तो वो हम लोग एक ब्लॉक्स बना लें और ब्लॉक्स बनाने के बाद हम लोग जो है ना उसको अपडेट कर दें। तीसरी चीज़ आ गई जी ब्लॉक बेस्ड डिफरेंस कोडिंग। ब्लॉक बेस्ड डिफरेंस कोडिंग क्या होती थी, अगर हम अपने फ्रेम्स को क्या करें, नॉन ओवरलैपिंग ब्लॉक्स में जो है ना डिवाइड कर लें। सबसे पहले हमने उठाया अपने फ्रेम्स को उठा के नॉन ओवरलैपिंग ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया, हर ब्लॉक को कंपेयर किया उसके काउंटर पार्ट से, प्रीवियस फ्रेम से। ठीक है, जिस तरीके का, अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक इमेज है, ठीक है, मैंने उसके अंदर मैंने कोई 6 नॉन ओवरलैपिंग मैंने कोई जो है ना उसके अंदर कोई 6 नॉन ओवरलैपिंग, ये देख रहे हैं नॉन ओवरलैपिंग आ गया, ये 5 आ गया, और एक और आप कोई यहाँ पे कर लें। ठीक है, आप ये कंसिडर कर लें कि नॉन ओवरलैपिंग 6 नॉन ओवरलैपिंग, तो पिछले वाले फ्रेम के अंदर भी एग्जैक्ट इसी लोकेशन पे यही ब्लॉक्स बनाऊंगा, और फिर मैं इसको उसके साथ कंपेयर करूंगा, इसको उसके साथ, इसको उसके साथ, जिसके अंदर चेंज आया होगा मैं उठा के वो पूरा ब्लॉक ही अपडेट करवा दूंगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा एक रूम के अंदर एक टेबल टेनिस खेल रहा है, ठीक है, और थोड़ी देर बाद दूसरा वाला बंदा चला जाता है और वो जो है ना वो अपने रैकेट के ऊपर वो बॉल को उछाल रहा है कंटिन्यूसली, तो इसका मतलब है मुझे उस बंदे की सिर्फ आप ये कह लें कि जो है ना कि बॉल को, लोअर आर्म को और बैट को मुझे सिर्फ अपडेट करना पड़ेगा, बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी वो सेम रहेंगी, तो फिर मैं सिर्फ उस ब्लॉक को अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, तो और ये भी है कि भाई जब मैं होल ब्लॉक ऑफ पिक्सल को जब मैं उठा के वो अपडेट कर दूंगा, तो इसका मतलब है वो ओवरहेड को भी रिड्यूस कर देगा। क्यों? क्योंकि अगर उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि अगर कुछ पिक्सल्स ऐसे जिसको मुझे जो है ना अपडेट नहीं भी करना पड़ रहा था, वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। ठीक है, और इस दफ़ा पिक्सल बाय पिक्सल जाके मुझे चेंज नहीं करना पड़ा, मुझे जो पिक्सल बाय पिक्सल को अपडेट नहीं करना पड़ा, बल्कि सिंपली ब्लॉक के अंदर मैंने उठाया, पूरे ब्लॉक को चेंज कर दिया। ठीक है, अगर हम लोग कोशिश ये होती है हमारी कि हम लोग जो है ना छोटे से पिक्सल, हम लोग मतलब छोटे छोटे ब्लॉक्स यूज़ करें, ताकि हमारे अगर कोई मिसाल के तौर पे अगर हम लोग ने बड़े ब्लॉक्स बना दिए तो क्या होगा कि अगर उसके अंदर सिर्फ 3 पिक्सल चेंज हुए तो वो पूरा उठा के ब्लॉक को चेंज कर देगा, जो कि रिक्वायरमेंट नहीं थी हमारी। ठीक है, तो छोटे छोटे ब्लॉक्स बना देते हैं, ताकि जो है ना अगर मिसाल के तौर पर आपके पास 160x120 की एक रेजोल्यूशन मौजूद है। ठीक है, आपके पास 160x120, अब आप क्या करोगे, इस 160x120 को मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा वो आप करके देखिएगा। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, उसको 8 से या 4 से या 16 से या 32 से जो है ना आप डिवाइड करके देखोगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कर लूँ, मुझे 160 ही रखना है और मुझे पता है ये 12 का क्या बन सकता है, कुछ बन सकता है लाइक 6x20x6 बनता है। ठीक है, तो अब मैं यूँ कर लूँ अगर 20x6, तो इसका मतलब क्या हो गया, 160 पिक्सल्स 20/6 रोज इंटू कॉलम बन गई है। ठीक है, तो ये इसी तरीके से मतलब 20 यूँ बन गया, 6 यूँ बन गया, और एक ब्लॉक जो होगा ना ये 160 का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप तोड़ सकते हो, मगर हमारी कोशिश होती है आप कंसेक्टिव में तोड़ो, लाइक 300x8 कर लो। ठीक है, आपको पता है 8x8 का ब्लॉक बन जाएगा और 300 के ब्लॉक्स बन जाएंगे। ठीक है, तो 8x8 आपके रोज इंटू कॉलम हो गए और 300 आपके ब्लॉक का साइज़ हो गया। तो हम लोग इस तरीके से करते हैं, हम लोग रेजोल्यूशन को आपस में मल्टीप्लाई करा के फिर हम लोग अपने हिसाब से देखते हैं कि 8x8 का बनाना है, 16x16 का बनाना है, 32x32 का बनाना है, कितने ब्लॉक्स बनाने हैं हमने। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो हम लोग अननेसेसरी अपडेशन से भी बचने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाएं, ज़्यादा बड़े बड़े ना बनाएं। अगर बड़े ब्लॉक्स बना देंगे तो फिर हमें अननेसेसरी, हमें बहुत ज़्यादा उन तमाम पिक्सल्स को भी अपडेट करना पड़ जाएगा जो हम लोग नहीं चाहते। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, एक कहलाती है मोशन वेक्टर और एक कहलाती है ज़ीरो वेक्टर। एक टर्म आप सुनेंगे, मैचिंग ब्लॉक
और टारगेट ब्लॉक दो चीज़ें होती हैं। मैचिंग ब्लॉक क्या होता है, आप जिस ब्लॉक को मैच करवाना चाह रहे हैं, जो मैच कर जाए। लाइक मिसाल के तौर पे इस ब्लॉक को उठाया, ब्लॉक ए को उठा के मैंने पिछले वाले ब्लॉक ए से मैंने कंपेयर करवाया, देखा मैच कर गया, उसको मैं चेंज नहीं करूँगा, ठीक है। अगर मैचिंग ब्लॉक और टारगेट ब्लॉक क्या होता है, जिसको मैं मैच करवाना चाह रहा हूँ, जिससे मैं, ठीक है। अगर मैचिंग ब्लॉक जो एग्जिस्टिंग मेरा फ्रेम का ब्लॉक होगा और टारगेट ब्लॉक जो प्रीवियस जो मेरा ब्लॉक है, अगर मैचिंग ब्लॉक और टारगेट ब्लॉक दोनों के दरमियान कुछ डिफरेंस है तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं मोशन वेक्टर, वो अपडेट कर देगा उसको, ठीक है। अगर दोनों मैच कर गए तो उसको हम कहते हैं ज़ीरो वेक्टर, ठीक है जी। आगे चलते हैं। इंट्राफ्रेम टेक्निक्स के अंदर सबसे पहले इंट्राफ्रेम, आप सबको पता है कि ये उठाता है अपने इमेज को उठा के उसी में देखता है, और वो ये कहता है कि जो है ना भाई मैं अपने फ्रेम को उठाऊंगा, उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन जो मेरे फ्रेम के अंदर मौजूद है मैं सिर्फ उसको कंप्रेस करूंगा, बाकी मुझे ना आगे ना पीछे, मुझे किसी भी फ्रेम की कोई मदद नहीं चाहिए, मैं समझ लें अपनी ही प्लेट में खाना खाऊंगा, बस मुझे किसी की कोई डिश विश की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सब सैम्पलिंग के अंदर इसकी जो टेक्निक्स हैं वो इतनी ज़्यादा कोई ख़ास बड़ी नहीं है। सब सैम्पलिंग, मैंने आपसे कहा था सब सैम्पलिंग पिछले वाले के अंदर, इंटरफ्रेम और इंट्राफ्रेम के अंदर ये सब सैम्पलिंग क्या है। सब सैम्पलिंग ये कहता है कि जो है ना कि मैं अपने इमेज के अंदर देखूं कि मेरे पास कौन सा रिडंडेंट डाटा मौजूद है उस फ्रेम के अंदर, वो उसको उठाता है, अमाउंट ऑफ डाटा को रिड्यूस करता है, बाकी जितने भी रिडंडेंसी उसको मिलती है वो उठा के बाहर फेंक देता है, ठीक है। एक इमेज आया उसके पास, उसने देखा कि यार ये इमेज में से अगर मैं ये हिस्सा निकाल लूँ मगर फिर भी इमेज क्वालिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो उसको उठा के बाहर फेंक देगा और उसका डाटा रिड्यूस कर देगा। अच्छा, अब मगर इसके साथ होता क्या है कि ये क्या करता है, ये चूंकि जब इंफॉर्मेशन को कम करता है, लाइक वो नंबर ऑफ़ बिट्स को उठा के कम कर देता है, तो मैंने आपको बताया था जब नंबर ऑफ़ बिट्स कम हो जाती है तो क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। यही वजह है कि जब सब सैम्पलिंग आप यूज़ करते हो तो फिर आपकी जो ओरिजिनल इमेज की जो क्वालिटी होती है ना, उससे कम आपके पास अचीव होती है सब सैम्पलिंग की टेक्निक के थ्रू, ठीक है। सब सैम्पलिंग जो है ना, दोनों में से किसी एक तरीके से आप हासिल कर सकते हो। एक, आप अपने ओरिजिनल इमेज को उठाओ और कॉपी कर दो, ठीक है। मसलन आपने ओरिजिनल इमेज को मैंने उठाया और उसको कॉपी कर दिया, जो भी आप ये समझ लो कि बहुत ही कम अमाउंट ऑफ पिक्सल्स जो है ना वो आपके ओरिजिनल में से यूज़ हो रहे होंगे, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि मैंने ओरिजिनल पिक्चर को उठा के कॉपी कर दिया। तो ऑल्टरनेटिवली जो दूसरा तरीका है वो ये है कि मैं क्या करूं, मैं एक एवरेज पिक्सल वैल्यू को कैलकुलेट कर लूं हर ग्रुप में से, जो भी बहुत सारे पिक्सल के मैंने ग्रुप्स बना लिए थे, मैंने उसकी एक एवरेज पिक्सल वैल्यू को कैलकुलेट कर ली और फिर उसके बाद उनको सब्सटीट्यूट किया उनकी अप्रोप्रिएट प्लेसेस के ऊपर, ताकि एक अप्रॉक्सीमेट मेरा इमेज बन जाए, ठीक है। अगर मैंने ब्लॉक ए के एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट की तो मैंने उसको अगले इमेज में भी जो मैंने बनाना है उसमें भी ब्लॉक ए तो एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे जाके उस वैल्यू को मैंने हिट किया, ठीक है। इसी तरीके से ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी, सही है ना। मैंने इस तरह से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन कर ली और मैंने उन्हीं के रिस्पेक्टिव पोजीशंस पे जाके मैंने वो वैल्यूज़ रखी ताकि मेरे पास एक अप्रॉक्सीमेट इमेज आ जाए। ये वाली जो टेक्निक है ना, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है मगर रिजल्ट ज़्यादा अच्छा देती है, बनिस्बत इसके कि आपने कॉपी कर लिया इमेज को और आपने फिर देख लिया उसके अंदर जो भी फ्रैक्शनल चेंजेस होनी थी पिक्सल्स की वो हो गई, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जी कोर्स सैम्पलिंग। ये भी बिल्कुल सब सैम्पलिंग की तरह की है मगर इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर भी इंफॉर्मेशन डिस्कार्ड हो रही होती है। पिछले वाले के अंदर सब सैम्पलिंग के अंदर जब वो नंबर ऑफ़ बिट्स रिड्यूस करता है ना तो फिर उसका वो पिक्सल्स को भी रिड्यूस कर देता है। वो बस उठाता है और वो देखता है कि भाई इसमें से मैंने ये पिक्सल, अगर जब देखें अगर मेरे पास एक ऐसी पिक्चर है जिसके अंदर जो है ना मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन को कम किया, लाइक मैंने अमाउंट ऑफ बिट्स को मैंने कम किया। अगर मिसाल के तौर पे 8 बिट्स का एक पिक्सल है, मैंने एक पिक्सल के अंदर 8 बिट्स की इन्फॉर्मेशन डाली, अगर मैंने 16 बिट्स गिरा दी, इसका मतलब मैंने 2 पिक्सल को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। सब सैम्पलिंग के अंदर नंबर ऑफ़ बिट्स कम होती हैं, सही है ना, ऑन बिहाफ ऑफ नंबर ऑफ़ बिट्स, सही है। नंबर ऑफ़ पिक्सल्स कम होते हैं सब सैम्पलिंग के अंदर ऑन बिहाफ ऑफ द नंबर ऑफ़ बिट्स। वो नंबर ऑफ़ बिट्स को गिराता है तो ऑटोमेटिकली पिक्सल्स भी गिर रहे होते हैं। मगर कोर्स सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है, वो बिट्स को कम नहीं करता,
ओ सॉरी, वो पिक्सल्स को कम नहीं करता, वो बिट्स को कम करता है। मतलब अमाउंट ऑफ पिक्सल्स तो सेम रहेंगे, उसके अंदर बिट्स की इन्फॉर्मेशन कम ज़्यादा होगी, ठीक है, कम होगी, ज़्यादा तो नहीं होगी, ठीक है। लाइक मिसाल के तौर पे एक इमेज ऐसा है जिसके अंदर सपोज़ करें 10,000 पिक्सल्स हैं, तो सब सैम्पलिंग के अंदर क्या होगा, माइट भी कि वो 8,000 हो जाए कंप्रेस हो गया। मगर अगर हम कोर्स सैम्पलिंग की बात करें, अगर उसके अंदर 10,000 पिक्सल्स हैं तो वो 10,000 के 10,000 रहेंगे, मगर हर पिक्सल के अंदर नंबर ऑफ़ बिट्स कम होंगी, मगर पिक्सल्स की तादाद उतनी ही रहेगी, सही है ना। वो बिल्कुल ही सिरे से नंबर ऑफ़ बिट्स ख़त्म करके उस पिक्सल को ड्रॉप नहीं करेगा, ठीक है। तो कोर्स सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है, वो पिक्सल की तादाद को उतना रखता है, बस नंबर ऑफ़ बिट्स को छेड़ता है। सब सैम्पलिंग के अंदर वो नंबर ऑफ़ बिट्स को कम करता रहता है, वो इसकी फ़िक्र नहीं करता कि नंबर ऑफ़ जो है ना पिक्सल्स भी कम हो जाएंगे, वो पिक्सल्स भी कम कर देता है। वेक्टर क्वांटाइजेशन जहाँ आपको वैसे ही पता है, मैट्रिक इंटर के ज़माने से आप सबको जानते ही हैं, वेक्टर जब भी लफ्ज़ आता है तो वैसे ही कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ जाती हैं, ठीक है। ये भी वही है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ क्वांटाइजेशन है। ये क्या करता है, सबसे पहले अपने इनपुट डाटा स्ट्रीम को उठाता है, उसको डिवाइड कर लेता है ब्लॉक्स में, उसके बाद एक प्री डिफाइंड टेबल बना लेता है जिसके अंदर वो उस ब्लॉक को जो है ना एक प्री डिफाइंड या एक सेट ऑफ पैटर्न के थ्रू जो है ना कोड कर लेता है, ठीक है। अगर ये आपको मुश्किल लग रहा है समझने में तो सिंपल आप ये समझ लें, उसके पास एक स्ट्रीम होती है, वो उसको उठा के डिवाइड कर लेता है ब्लॉक्स में, और हर ब्लॉक्स के अगेंस्ट एक कोड दे देता है, एक कैरेक्टर असाइन कर देता है, एक सिंबल असाइन कर देता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास है जी R ABCDEFGHIJ, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो इसको उठाए, सॉरी वो क्या करेगा, इसको उठाएगा और यहाँ पे उसको नाम दे देगा 1 का, ठीक है। इसको उठाएगा, इसको नाम दे देगा 2 का, ठीक है। और अगर वो इसको उठाएगा तो उसको नाम दे देगा 3 का, ठीक है ना। इस तरीके से वो क्या करता है, कैरेक्टर या सिंबल या कोई भी चीज़ को असाइन कर देता है। तो इसमें भी जो है ना, जब वो डीकम्प्रेस कर रहा होता है तो फिर वो अप्रॉक्सीमेट अपना ओरिजिनल इमेज कैप्चर कर लेता है, ठीक है। लास्ट जी, ट्रांसफॉर्म कोडिंग में क्या होता है, ये सिंपली उठाता है, टाइम डोमेन से उठाता है और कन्वर्ट कर देता है आपके फ्रीक्वेंसी डोमेन में, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म। इस ट्रांसफॉर्मेशन में तो हम लोग बिल्कुल ही डेप्थ में नहीं जाएंगे, ये टोटली प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है, बल्कि सम सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल में भी आ जाता है ये, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी टाइम डोमेन से सिंपली आप ये समझ लें कि टाइम डोमेन की वैल्यूज़ को उठाता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कोडिंग के अंदर। तो ये देखें जी टॉपिक्स। अब आपने कौन कौन से टॉपिक्स कर लिए, डाटा कंप्रेशन कर लिया, कंप्रेशन टेक्निक्स कर ली, लॉसलेस, लॉसी, ऑडियो कंप्रेशन, वीडियो और एमपैग, जेपैग। ये मैं आपको अभी बताऊंगा कि ऑडियो कंप्रेशन और इसकी ख़ास टेक्निक होती है, वीडियो और एमपैग। ये अभी आप नेक्स्ट पार्ट 3 के अंदर जो है ना इंशाल्लाह आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो लॉसलेस वर्सेस लॉसी कंप्रेशन, एडवांटेज ऑफ द कंप्रेशन, ये सब आपने टॉपिक कर लिए सवाए 3 के, ऑडियो, वीडियो और एमपैग। ये आपके अभी नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा, ठीक है जी। ये आ गया जी उर्दू IT अकेडमी का लोगो, और ये इतना बड़ा सा थैंक यू आ गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लेक्चर समझ में आ गया होगा। लेक्चर नंबर 2 के अंदर मेरा सिर्फ आप लोगों को इसके अंदर ये जो डिटेल्स मैंने बताई हैं हर टेक्निक की, अगर समझ में आ जाती हैं आपके बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती कोई मसला नहीं है। बस आप लोगों को एटलीस्ट पता ये होना चाहिए कि भाई कौन कंप्रेशन टेक्निक हैं, क्या वो काम कैसे करती हैं, ठीक है। क्योंकि देखेगा जब कभी भी कंप्रेशन की बात आएगी ना, इन्हीं में से ही टेक्निक्स यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। आप में से मुझे उम्मीद है, बल्कि उम्मीद क्या है मुझे, कि जो है ना बहुत सारे लोगों को ना रिलेटिव इनकोडिंग में मसला आ रहा होगा। रिलेटिव इनकोडिंग आप सब सोच रहे होंगे कि यार ये क्या वजह है कि जो है ना वो अर्थमेटिक ऑपरेशन में लिखता है और वो कैसे कंप्रेशन करता है। इसको मैंने बहुत जगह पे मैंने सर्च किया और अभी भी मैं सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। इसका भी मैं रीज़न दूंगा आपको, क्योंकि मैंने बहुत जगह सर्च किया, मुझे कोई ऑथेंटिक इसका आंसर नहीं मिला। तो फिर मुझे ये पता चला कि रन लेंथ इनकोडिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, उसके बाद हफमैन और अर्थमेटिक कोडिंग, सही ना। लैम्पलजिव कोडिंग भी यूज़ होती है, मगर ये रिलेटिव इनकोडिंग इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, जिसकी वजह से लोग इस पर फोकस करते ही नहीं हैं सिरे से, ठीक है। मगर ये कि मैं इसको सॉर्ट आउट करके, मैं अगर आप लोग कहते हैं, अगर आप लोगों की डिमांड आई तो फिर मैं, कोई मसला नहीं है, मैं इसको भी
जो है ना एक्सप्लेन कर दूंगा। चूँकि ये सीसीटीवी के अंदर हम लोग पहले ही बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले गए थे, तो इसलिए बस मैंने ये सोचा था एक जनरल आइडिया दूंगा आपको रन लेंथ इनकोडिंग का, रिलेटिव, हफमैन, अर्थमेटिक, लैम्पल, ये जो जनरल टेक्निक्स थी ये भी आपको पता चल गई। ठीक है, इंटर फ्रेम कंप्रेशन में क्या होता है, इंट्रा फ्रेम कंप्रेशन के अंदर कौन सी टेक्निक्स है। ठीक है, कोर्स और सब सैम्पलिंग पता चल गया, वेक्टर क्वांटाइजेशन पता चल गई। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म कोडिंग, इसमें इससे ज़्यादा डेप्थ, इससे ज़्यादा जो है ना जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। लेक्चर नंबर 7 का जो पार्ट 3 है वो भी मैं इंशाल्लाह जो है ना उसके अंदर सही मानों में अब हमारी सीसीटीवी से रिलेटेड डाटा यूज़ होगा। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।